call is now being recorded. This call is notes. ठीक है। ठीक है मनीषा, एक बार मुझे ना क्लास के बाद बेटा मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना मेरे नंबर पे पर्सनली, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। करें स्टार्ट? देखो भाई, आज मैं सोच रही थी क्लास रहने देती हूँ। आज बहुत ज्यादा काम हो रखा था और भी चीजें हो रखी थी, फिर सोचा नहीं यार, कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल तो नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है। सो ये देखो, मैं देखो अब क्या कर रही थी, मेरा दिमाग ऐसे घुमा हुआ है। ये पेन है और नीचे पेन टैब भी नहीं है, पता नहीं किस पे चला रही थी पेन भी। देख लो अब तुम क्या क्या काम होते करते हैं हम लोग। मैम कल क्लास होगी? हाँ मैं वही एक बार वही बता रही थी तुम लोगों को, क्लास होगी 5:30 से 6:15। नहीं 6:15 कैसे, 6:45, सवा घंटे की। ठीक है, पहले मैं बता दे रही हूँ, उसके हिसाब से अपना टेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि और स्कूल से छुट्टी भी ले लेना, क्योंकि टेस्ट भी है ना फिर तुम लोगों का। या फिर 1 घंटा, मतलब लगभग 1 घंटे में मैं ट्राई करूंगी छोड़ दो तुम लोगों को, ठीक है? बट 1 आवर 15 मिनट्स की तो मान के चलो। हाँ सुमित बोलो, क्या कह रहे हो? मैम कह रहा था कल प्री बोर्ड भी है। अच्छा, सब किस किस का है? सच्ची बताना, ठीक है? अच्छा, दिल्ली वालों को तो है ही है। अच्छा, यूके वालों का है और दिल्ली वालों का है, ठीक है। और ये संडे को ले लेते तो थोड़ा बढ़िया है। बेटा संडे को ना मैं रख तो देती हूँ संडे को, लेकिन ना मुझे सुबह उठ के पता चलता है कि आज तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। आप समझ रहे हो, इस बार भी यही हुआ था। एकदम से काम आ गया था, क्योंकि मैंने सुबह तुम्हें बोल दिया था कि मैं शाम को क्लास लूंगी, लेकिन एकदम से काम आ गया, तो संडे को ना कुछ तो रहता ही है। संडे को वैसे क्या बैठ रहा है इस बार? अच्छा, किस चीज का? और प्री बोर्ड से कब आ जाओगे घर तुम लोग देके? 2:30 बजे। 2:30 बजे आओगे? अच्छा 2:30 बजे आओगे तो फिर पेपर भी वो टेस्ट भी दोगे। चलो ठीक है, दूसरे बैच की रख लूंगी फिर कल, कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल जा रहे हो तो फिर कैसे, इतना अत्याचार तो नहीं कर सकते तुम लोगों पे, पेपर भी दोगे स्कूल भी जाओगे। चलो ठीक है, दूसरे बैच की रख लूंगी फिर कल क्लास। बेटा रखने को तो रख लूंगी, लेकिन जो स्कूल से आएंगे मेरी क्लास भी लेंगे, 3 घंटा पेपर भी देंगे, यार इतना थोड़ी ना हो पाता है ना? फिर क्या फायदा जो मैं कराऊंगी अगर समझ में ही ना आए तो, राइट? हाँ तुम थक जाओगे, ठीक है पता है मैं। मैम दे दे रहे टेस्ट, लेकिन क्या है ना परसों भी है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग अपना पेपर दे लो स्कूल में जो भी है। मैं देखती हूँ संडे को विंडो निकालती हूँ, तो मैं दूसरे बैच की रख लूंगी फिर, ठीक है? एक बैच का तो निपट जाएगा, ठीक है? तुम लोगों का मैं बाद में रख लूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस रहते थे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक बार वो कर लेते हैं, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल वाले कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक काफी आसान चैप्टर है, तो अगर तुम वो कर लेते हो, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से, तो वो तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा, सॉरी 4 मार्क्स पक्का हो जाएंगे उस एक क्वेश्चन से। सो और वो क्वेश्चन ऐसे है, मतलब जब तुम देखोगे ना, अभी मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि हर साल वो कुछ अलग टाइप का कुछ पूछना, मतलब कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट का पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट वही रिपीट कर रहा है जो पहले पिछले सालों में आ चुके हैं। हाँ, तरीका थोड़ा चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ।
ठीक है, तो वही है, आईफोन वही है, बट क्या कर रहा है, कुछ कुछ चीजें डाल डाल के उसको बहुत महंगा बना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा ट्विस्ट डाल रहे हैं क्वेश्चंस में, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, खैर उसको भी हम देखेंगे, पहले कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन कर लो, और जो हमने जहाँ पे छोड़ दिया था एक बार मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी दोबारा। तो इसमें क्या गड़बड़ हो रही थी वो मुझे मालूम पड़ गया है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मेरी वो नहीं तो बैटरी, एक मिनट रुको। तीरवक्ष वो आ गया था तुम्हें समझ में कि उसका जीरो क्यों आया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? ठीक है, चलो देखो ये क्या था क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रोई वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि मुझे यहाँ पे ना तीन कुछ चीजें दी हुई हैं, पूछी हुई है, या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डी ब्रोई वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि डी ब्रोई वेवलेंथ का यहाँ पे यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, और बोहर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब बोहर रेडियस। जैसे आप में से शायद आयरन बोल रहा था मैम E = h म्यू ले लो, वो आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी ब्रोई वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है, आप ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है कि जो डी ब्रोई वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा = h/mv, है ना, राइट। अब जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो किसी भी पार्टिकल की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन की बात बोल दी है, ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट। तो लैम्डा = h/mv। अब हमें पता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, यस और नो, हाँ कि नहीं, बोलो। अब c को मैं v लिख दूं क्या, चलेगा ना, बोलो। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा मेरे पास, v/f। फ्रीक्वेंसी मैं इसलिए लिख रही हूँ f क्योंकि म्यू से फिर कंफ्यूजन हो जाती है, म्यू और v से, इसीलिए। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बनेगा देखना, h/mv। तो ये क्या बन गया मेरे पास, mv², और मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गया mv²/h। ठीक है, क्या बोलना है इनको बताओ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है। अब रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका यूज अपन कैसे करेंगे, जो मैंने आपको कल जैसे अप्रोच बताई थी वो क्या बताया था, हमारे पास एक क्या फॉर्मूला था, RH × z² 1/n², यही था हमारे पास। इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, ये बताया था मैंने तुम लोगों को, यहीं से ही आएगा अपना यही वाला एक्सप्रेशन। तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² RH। Z1 होगा बिकॉज हाइड्रोजन की बात कर रखी है, और N भी 1 होगा बिकॉज फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात की हुई है। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ मेरे को। यस मैम। डन है, चलो अब एक बात बताओ, मेरे पास mv² क्या आ गया, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 2 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया, राइट। अब इसी को ही तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हाँ मैम आ तो जाएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है। सो यहाँ पे आ रही हूँ मैं घर, उस बात पे भी आऊंगी, तुम्हारे पास आऊंगी। तो 2 इंटू जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जूल में, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है जूल सेकेंड, तो बस जूल से जूल गया। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा किस में आने वाला बेटा, हर्ट्स में आने वाला है। और जब तुम सोल्व करोगे ना, मैं बता दे रही हूँ, 660.6 × 10⁻13 हर्ट्स आएगा।
बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन द नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर था वो क्या था आपका 661 था, 661 था, राइट। हाँ, तो मैं ये हो गया। अब मैं गर्व की बात पे आती हूँ। देखो, जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आता है ना, अगर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो निकल के आता है -13.6 Z² बाय n²। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी टोटल एनर्जी आएगा वो किसके बराबर होता है? जब आप एक्सप्रेशन निकालते हो वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आता है विद नेगेटिव साइन। मतलब जो भी टोटल एनर्जी होगा का साइन चेंज करके तुम क्या निकाल सकते हो? वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज लिखा है, ठीक है, तो इसको तुम काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आता है। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है, ठीक है। अभी वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और मैं एक चीज और भी देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये काम में आ रहा है। तो तुम लोग ना इसको लिख लेना, तुम लोग इसको लिख लेना, ये हेल्प मिलेगी तुम्हें, क्योंकि ऐसा 2-3 बार इस टाइप का सवाल तुमसे पूछा गया है, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ पीर बख्श बोलो, कुछ कह रहे थे? मैम वो पहले का हैंडल था। ठीक है, सुमित तुम कुछ कह रहे थे? मैम उस वाले फॉर्मूले से मैंने करा था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πr/v, उससे भी आ रहा था। 661 आ रहा है उससे? यस मैम। यही आ रहा है एग्जैक्ट? हाँ मैम। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमित ने क्या बताया था कल? सुमित ने बताया था, अगर तुम लोग क्लास में थे, कि t इज इक्वल टू 2πr/v, राइट। सो वहां पे उसने क्या किया, रेडियस आपको बोहर फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस दी हुई थी, और v उसने वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वहां पे पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, राइट। फिर उसने क्या किया, टाइम पीरियड निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर दिया, राइट सुमित? यस मैम। तो उससे वो आंसर आ गया। तो आप इसका मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैंने ये इसलिए बता दिया है क्योंकि मुझे ये सही लग रहा था, क्योंकि ये और क्वेश्चन में भी यूज होगा फॉर्मूला। तो इसको कहीं पे लिख लो तुम, फॉर्मूले को, अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो वहां पे लिख लो, या जैसे भी है इसको लिख लो, काम में आएगा। अभी एक और क्वेश्चन भी कराऊंगी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। सो इस तरीके से ये होगा। मान लो कोई और क्वेश्चन आ जाए डी ब्रोए वेवलेंथ से रिलेटेड, तो यू कैन यूज दिस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन था, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इतना दिया हुआ है, राइट। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, सेकेंड वाला लेवल। कितनी दी हुई एनर्जी? -3.4, और हमें पता भी है इतनी ही आती है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं, पूछा क्या इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो अभी मैंने बताया कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 10⁻⁻1 दिया हुआ था, तो मैं सिंपल यहाँ पे 34 लिखना था। और तुम बाकी रिलेशन भी लिख लो, जैसे अगर मान लो मेरे पास टोटल एनर्जी x है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास? -x हो जाएगी, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर टोटल एनर्जी -x है तो काइनेटिक एनर्जी मेरी +x हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या? बोलो। तो ये रिलेशन याद आप रख लेना। वैसे तो ये फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में तो मेरे ख्याल से तुम लोग वो डिराइव भी करते हो, जहां तक मुझे मालूम है। तो वहां पे ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आता है कि बताओ भाई पोटेंशियल
एनर्जी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो वो आपको फिर वहां पे डायरेक्ट आपको याद रखना है। बाकी केमिस्ट्री के लिए इतना होता है। हो जाएगा ये वाला सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन यूज करो और आंसर निकालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये, वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। आपको देखो अब RH की वैल्यू दी हुई है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, आपको मास दिया हुआ है इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये ऐसा सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो भी मैंने तुम्हें लोगों को करवाया था। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को यहाँ पे बताना है। कौन सा करें? वही कर लें जो भी काइनेटिक एनर्जी वाला मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था। क्या कहते हो? हैं? Z तो 1 होगा और NB क्या होगा? 1। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² RH। ठीक है, तो v² क्या हो जाएगा? 2RH/m, और ये हो जाएगा अंडर द रूट। तो 2 × 2.18 × 10⁻⁻18, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की है तो ये दिया भी हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg। निकल जाएगा, निकाल के देखो कितना आ रहा है। आ जाएगा बिना कैलकुलेटर यूज किए। आ रहा है कुछ आंसर? मैम अंडर रूट 48 × 10⁻6 आ रहा है। अंडर रूट 48। अंडर रूट 48 आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। बाकी देखो क्या आ रहा है। मैम 22। आंसर 22 आ रहा है क्या? ठीक है, बेसिकली ये इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2.2 × 2.18 बाय 9.1, ये आ रहा है अपने पास 0.48 आ रहा है। ठीक है। तो और ये अपने पास क्या कहते हैं, बाकी पावर को इस तरीके से सोल्व करो तुम लोग ताकि उसका अंडर रूट मिल जाए। तो ये अपने पास आ रहा है 13। तो आप इसको क्या करो 12 में कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक है, ताकि आंसर आप लोगों का आ जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? 4.8। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका अराउंड आएगा 22 पॉइंट समथिंग × 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना, हो जाएगा सोल्व। मैंने खुद भी किया था तो मेरा आ गया था इतना आंसर 22 × 10⁻5। या फिर इसका एक और तरीका है पता, डायरेक्ट हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन पता है ना, निकाला था 2.18 × 10⁻6 था ना, Z/n मीटर पर सेकेंड, यही निकाला था अपन ने, मतलब तुमने निकाला था जब। ठीक है,
सो 2.18 इंटू 10⁻⁶. अब Z और M तो देखो 1 ही होगा, बिकॉज आपका हाइड्रोजन है और फर्स्ट ऑर्बिट है, तो मीटर पर सेकेंड हो गया. तो ये क्या हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁵. तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10⁵. डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. सही है, यही तो करके आते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन निकाल के आते हैं. 22 इसका आंसर आ जाएगा. मान लो उसने Z तुम्हें कुछ और दे रखा हो, N तुम्हें कुछ और दे रखा हो, कोई बात नहीं, तुम वो वहां पे पुट कर देना. अभी तो सिंपल Z और N दोनों ही 1 थे, तो हमारे लिए और आसान हो गया. ठीक है, चलो ये भी याद रखो वैसे तो. ठीक है, और ये तो एक्सप्रेशन अपने को याद रखना है कि ये वाला और एक रेडियस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या एमिशन लाइंस भी तुम बोल सकते हो, ऑब्टेन इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन. मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ था अपना, 5th एक्साइटेड स्टेट में था, यानी कि 6th वाले लेवल पे था. 2 कहाँ पे आ रहा है, वो 2nd वाले लेवल पे आ रहा है, यानी कि 1st एक्साइटेड स्टेट. तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर तुम्हें बतानी हो, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है. जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी भी लोअर स्टेट में आ रहा होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2. ठीक है, N2 क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर स्टेट को, और जो N1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने लोअर स्टेट को. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा देखना. N2 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 स्टेट है ना, 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 6 हो जाएगा, -2, 6 माइनस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा अपना 2. तो ये 2 पे चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा 10. तो 10 यहाँ पे एमिशन लाइंस दिखेंगी, 6 नहीं बेटा 10. ठीक है, अगर मान लो उसने बोल रखा होता कि 5th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो तुम जब भी ग्राउंड स्टेट की बात, मान लो कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है किसी भी हायर स्टेट पे, वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. ठीक है, और N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हायर स्टेट को. ठीक है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, बट ये एक टाइप है. हाँ हाँ, नहीं यही वाला फॉर्मूला आप याद रखो, इस और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. यही 2 यूज होते हैं, जब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है या किसी और लोअर स्टेट पे आ रहा हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, नथिंग टू रिमेम्बर सम अदर फॉर्मूला, यही होते हैं 2, राइट. हाँ, तो वैसे तो ये क्वेश्चन इतना पेपर में नहीं आता, बट ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो मैंने बता दिया है. आप अगर पेपर में आए तो आप लोग कर सकते हैं. आपने ग्राउंड स्टेट वाला लगा दिया, हाँ तभी गलत हो गया, तभी गलत नहीं हो मैम, गया. आंसर आ गया था, पर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था, तभी पूछा. कोई बात नहीं, मैम ये जो ठीक साइड है, में आपने लिखा चलो. है, हाँ जी बेटा, ये जो आपने दूसरा फॉर्मूला बताया ना, n इंटू n माइनस 1/2, ये याद नहीं था, इसीलिए पूछा. अच्छा 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 अच्छा, ये पूछ रहे थे कि कोई और भी फॉर्मूला है क्या. हाँ ये भी है बेटा, ये भी लिख लो. मान लो जब तुम्हें बोला जाए ना इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. अगर वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो तुम वो लगा सकते हो जो ये वाला मैंने बताया अभी, N2 माइनस N1 वाला. ठीक है, डन. चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. क्या बोला है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इट्स एनर्जी इन द थर्ड. ऐसा हमने कल भी किया था. चलो अब ये मैं देखती हूँ तुम लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. चलो स्टार्ट करो इसको करना, हैंड रेस कर लेना. कल भी मैंने ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन तुम लोगों को कराया था.
सिर्फ 6 बच्चे हाथ नहीं कर लो, टेक योर टाइम। आदर्श नहीं आया आज ना? आया आया। क्या हुआ आदर्श, नहीं हुआ क्या? आरुष नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। सक्षम क्या हुआ, मतलब क्या किया? यस मैम। हाँ हुआ। यस मैम। क्या किया आपने बेटा? अब बोलो, या ऐसे ही हाथ खड़ा किया? रविंदर क्या किया? मैम वो रिडबर्ग वाला फार्मूला का ठीक है, क्या आ रहा है आपका आंसर? 1/9। 1/9। सौम्य आपका हुआ? हुआ बेटा, हो क्या? देखो अपना क्या था, जो एनर्जी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Z²/n² के, है ना? तो बस वही करना है तुम लोगों को। एक फर्स्ट वाला है और एक थर्ड वाला है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, Z1², N1², Z3² और N3², ठीक है? E1 कितना दिया हुआ है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये हमें निकालना ही है। Z1 मतलब फर्स्ट वाले के लिए हाइड्रोजन, ये तो 1 लोगे और N1 भी 1 लोगे। आपको क्या बोला है, थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो N3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और Z3 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है? इसको आप E1 ही लिख लो क्योंकि उसने वैसे भी कुछ ज्यादा खास पूछा नहीं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1/9 टाइम्स ऑफ E1, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में अभी भी आएंगे, इस साल भी पक्का आएंगे। चलो और भी है क्या? हाँ 2 और हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, करो। वर्कशीट के ही क्वेश्चन है ये, उसमें से जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 ही बच्चे होंगे, वो प्लीज कंप्लीट कर लेना, है ना, जो उसमें है। आंसर बता रहे हो क्या राहुल? 7? यस मैम। अच्छा, इतनी जल्दी कर लिया। मैम वो वर्कशीट में किया था। अच्छा ठीक है। विशाल नहीं आया क्या आज? अच्छा आया है, 7 आ रहा है क्या? यस मैम। यस। फॉर्मूला देखो, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ का कुछ पंगा दिया हुआ है इन्होंने, और काइनेटिक एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला था? H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई इलेक्ट्रॉन की बात की है, लगाते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ट्राई किया करो यूनिट साथ लिखा करो, तुम्हें पता भी चल जाएगा यूनिट कैंसिल हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही तो गड़बड़ है कहीं पे, ठीक है? वो सही रहता है। 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तुम लोगों को 4.50 इंटू 10⁻, अच्छा ठीक है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये कितना बन रहा है बताओगे क्या? किया सोल्व? हमें 81 इंटू 10⁻⁻60। -60, यस मैम। ठीक है, तो ये तो सही बन गया अपना।
ये 9 इंटू 10⁻⁻30 बन गया, तो ये कितना आएगा, 7 पे चला जाएगा 7.3, है ना, यस इंटू 10⁻⁻5, तो 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, डन। चलूं आगे, डायरेक्ट बस ये देखो फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, कल भी किया था अपन ने, 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन ए नोट है, डी ब्रोई इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने है थर्ड ऑर्बिट में। कौन सा भाई अपना फेवरेट वाला फॉर्मूला? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितनी दी हुई है, ए नोट। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक मिनट, थर्ड के लिए पूछा है ना, तो R3 क्या होगा यहाँ पे, 0.529 n स्क्वायर, यानी कि 9 बाय Z, Z1 ही होगा, और ये आपका ए नोट है। थ्री लैम्डा, तो ये आ जाएगा 6 पाई ए नोट। देख रहे हो, यहाँ पे इनका n3 लेना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ रहे हो। तो वो कल एक मैंने बताया था जहाँ पे n बोला था, n इंटीजर, तो तुम्हें ऑप्शन को देख के देखना है उसने क्या किया हुआ है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 6 पाई ए नोट। डन, कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन। अब तुम ध्यान से सुनो मेरी, मेन अपन ने, तुम नोटिस ध्यान से अगर तुम देखोगे असाइनमेंट में, तो मैंने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। एक तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। एक इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमें इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला, वैसे यहीं से ही आता है ये वाला भी, ठीक है। और इसके अलावा अपने बोहर मॉडल वाले रेडियस और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी वाला, क्या कहते हो। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बोहर मॉडल में mvr = nh/2π। ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या था, L × L+1 h कट, और h कट को h/2π भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो पॉपुलर फॉर्मूलाज हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बन ही रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर ये वाले फॉर्मूले अच्छे से आते हो तुम लोगों को, और अच्छे से क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि मैम 30-35 क्वेश्चंस, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें और क्वेश्चंस करने की जरूरत है, आपके रिसोर्स शीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे PDF है, अगर नहीं मिलती है मुझसे मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शेयर। वहां पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो 20-20 के आसपास आप और क्वेश्चंस लगा सकते हो, राइट। और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी दे दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब वही, जैसे आप लोगों को ये PDF में मैं आप लोगों को फिल्टर करके देती हूँ ना क्वेश्चंस, जो मुझे ऐसे लगता है कि पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर वैसा आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी, बट तुम्हें मेरे को फिर 1 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि और क्वेश्चंस इस पे लगाने हैं आपको, राइट। चलूं आगे, तो ये थे कुछ पॉपुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल। अब मैं चलूंगी बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे। तो ये बहुत छोटू सा चैप्टर है, और कुछ कुछ ही इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही बनते हैं तुम लोगों के पेपर में, राइट। तो वो देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से सवाल आता है, एक तो बेटा तुम्हारा है आयनाइजेशन एनर्जी, कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक, ठीक है, ये भी कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी आजकल ये वाले क्वेश्चन काफी आने लग गए हैं पेपर में,
उसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये तुम लोगों को पता होने चाहिए, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और एक आ रहा है उससे नोमेनक्लेचर, है ना तुम्हारे पीरियोडिक में नोमेनक्लेचर, जैसे 104 है तो इसका नाम आप लोग अनिल कोएडियम लिखते हो, राइट। तो इस तरीके से इस पे भी जो है बेसिकली सवाल आ जाते हैं। या फिर मान लो इसी में ही नोमेनक्लेचर में तुम्हें क्या बोलते हैं, जो आपके 104 से लेकर 118 तक के एलिमेंट है उनका ग्रुप नंबर बताना है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट देखते हो, एक ये वाला भी आता है। आई होप सबके पास नोट्स हैं इस चैप्टर के, है ना नोट्स? अगर नहीं है तो प्लीज मांग लेना मेरे से, ठीक है, मैं दे दूंगी। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास में शायद मैंने ये चैप्टर नहीं कराया था, ठीक है, हाँ मैंने क्वेश्चंस कराए थे, मुझे याद है एक बार। तो अगर किसी के पास नोट्स नहीं है आप ले लेना मेरे से। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैम आता है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर तुमसे वो बन रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है गर्व, यार थोड़ा चार्जिंग करके आया करो। चलो ठीक है, आओ। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ स्टेटमेंट्स बोली गई हैं और आपको पूछा है ट्रू कौन सी नहीं है, सही कौन सी नहीं है, अपने को वो देखना है। तो ये बेसिक पीरियोडिक टेबल जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए उससे सवाल आया है। तो इसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट विच इज रॉन्ग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपका है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, राइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, तो ए तो गलत है, और अगर ए गलत है तो मेरे 2 ऑप्शन वैसे भी हट गए हैं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है बच्चों, 7-8 बच्चों का हाथ भी खड़ा है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ मैम ये ठीक है, तो आंसर हमारा देखो पहली 2 स्टेटमेंट को पढ़ते ही हम लोगों का आंसर मैम नॉट आ ट्रू जाता आ है। रहा है। अच्छा, अरे ये देखो भाई, ये देखो भाई ठीक है, नोट ट्रू है ना, तो ए तो होगा ही होगा फिर, ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नाउ यू हैव टू चेक ओनली सी बिकॉज ई तो है ही है गलत। फिर वो कह रहे हैं एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन अ पीरियड। गलत है ये, गलत है ये, क्यों? क्योंकि ग्रुप में होता है, जैसे पहले वाला ग्रुप है आपका तो उसमें क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा था, राइट। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं एक बार। ये तो गलत ही हो गई। आगे क्या पूछा, एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लार्ज फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6। अरे यार क्लास से क्यों जाते हो तुम लोग, आने लूंगी मैं क्लास में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, 3 में। तो ये सारे क्वांटम नंबर बता रहा है ना, n भी बता रहा है, l भी बता रहा है, ml भी बता रहा है और स्पिन भी बता रहा है, ये सुनो। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड is same as the number of atomic orbital available in energy level that is being filled। तो देखो भाई, पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं आप लोग कैसे निकालते हो, बता रखा है ना आप लोगों को। दोबारा से बता दूं वो ट्रिक, चलो बता ही देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। आना एक बार। किसको नहीं लिखते बेटा? मैम मिस हो जाते हैं नोट। हाँ मेरे से भी तो हो गया था अभी, तो ध्यान से देखना, 2 बार पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या पूछा है। जब भी ना देखो तुम्हारा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा राइट, तो तुम्हें वो रफ शीट मिलेगा ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन तो देखो आएंगे जिसमें नोट ट्रू पूछा होगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को जब तुम कर रहे हो पहले ही अपने उस पे लिख लेना कि भाई साहब इसमें नोट ट्रू पूछा है, ताकि तुम और ज्यादा अवेयर हो जाओ जब वो क्वेश्चन करो। क्योंकि हमें तो कोशिश क्या करनी है, हमारे नेगेटिव ना हो, ठीक है।
चलो इस पे आती हूँ मैं। ये याद है तुम लोगों को कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता लगाते थे पीरियड में? 1s लिखते थे, फिर 2s 2p लिखते थे, बताया था शायद तुम लोगों की क्लास में कभी। 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। ठीक है। अच्छा 3d कहाँ पे स्टार्ट होता था? फोर्थ वाले पीरियड से। 3d 4d 5d और 6d। राइट। जिन्होंने चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो भी देख लो। एफ वाला कहाँ से स्टार्ट होता है? सिक्स्थ वाले पीरियड से। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जो तुम वो वाले में पढ़ते हो ना एनर्जी का ऑर्डर, ये वही तो है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, देख रहे हो 3s 3p, इस तरीके से तो चलता है हमारा। तो ये वही है। ठीक है। बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता लगाओगे? चेक कर लो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। 1s में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स भी फर्स्ट पीरियड में 2 ही होते हैं, बेशक तुम चेक कर लेना। यहाँ पे 2 भर सकते हो मैक्सिमम, इसमें 6 एलिमेंट्स भी कितने हैं? 8। यस और नो? यहाँ पे देखो 2 6 8 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे 2 डी में 10 भर सकते हो, 6 कितने हो गए? 18। यहाँ पे भी 18, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32। देख रहे हो? हाँ के ना? तो इससे अपन ने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगा लिए, इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लिए कितने भरेंगे एक पीरियड में। ठीक है, मैक्सिमम। और अपना क्या बोलते हैं, ऑफ वो वाला जो एनर्जी ऑर्डर था वो भी हमें इससे पता चल जाता है। तो अब देखो ये ई स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। ये तो गलत है ना? देखो जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऑर्बिटल कितने अवेलेबल है? टोटल 4। यस और नो? बोलो। गलत है ना? ये बोला है जितने एलिमेंट्स होंगे पीरियड में वो सेम होंगे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। अरे देखो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है मुझे ये बताओ सेकंड पीरियड में? 2s 2p में 4, लेकिन एलिमेंट कितने हैं टोटल? 8। तो ये सेम थोड़ी ना? तो ये सेम थोड़ी ना? यही तो बोला है, ये कहता है सेम है। सेम कहाँ पे है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मार्क कर दोगे। ACE इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आओ। हर क्वेश्चन के साथ जहां पे भी कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखते हुए चले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या दिया हुआ है? आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड सवाल दिया हुआ है। पहले तो क्या तुम लोगों को पता है आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? फिर से सुन लो, नहीं पता है तो। अगर मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ध्यान रखना अगर वो सॉलिड फेज में है तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, जस्ट प्रोवाइड द सब्लिमेशन एनर्जी। क्योंकि जो हम आयनाइजेशन एनर्जी में बात करते हैं वो गैसियस फेज में ही बात करते हैं। तो ध्यान रखना आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो भाई साहब जब तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहां से? आउटर मोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वही क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या हो जाएगी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक और निकाला, दैट विल बी योर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो 1 के 1 2 3, तो ये क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बोलते हैं इसको, है ना? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बोलते हैं। और ध्यान रखना जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो इस तरीके से उनका ऑर्डर रहता है हमेशा। क्योंकि जैसे जैसे तुम एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसका, राइट? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो पकड़ होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है। तो अगर दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज व्हाई ये ऑर्डर आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इतना हो गया। क्वेश्चन कहता है कि
आपको किसी एलिमेंट एक्स है मान लो, उसकी 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 800, 2427, 3658, 25,024 और आपका 32,000 वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको बताना है इस वैल्यूज को ध्यान में रख के, आपको बताना है कि जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का है। वो तुमसे ग्रुप भी पूछ सकता है, वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस एलिमेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हैं। आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को ध्यान से देखो और ऐसी 2 आयनाइजेशन एनर्जी को देखो जहां पे जिनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 800, 2400, 3600, 3600, फिर यहाँ पे 25,000, 32,000, सबसे ज्यादा डिफरेंस होने इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, जहां पे लार्ज जंप देखने को मिल रहा है 2 वैल्यूज में। यस और नो, यही है, यही है कि नहीं है? तो 3 वैल्यू के बाद लार्ज जंप देखने को मिला है, तो ये कौन से ग्रुप का होगा? जहां पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 13 ग्रुप का। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। अब हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ये नहीं बता सकते तुम, ग्रुप बता सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। तो 13वें ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है NH2 तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 होंगे। क्लियर है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी जहां पे तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे दे रखे, तुम चेक कर लो कि सबसे ज्यादा लार्ज जंप कहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, बस, और चेक कर लो कितनी वैल्यूज बाद वो जंप देखने को मिल रहा है, वही आपके क्या हो जाएंगे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये मैंने 2025 का दिया है, 2024, 23, 22 कोई भी साल का पेपर उठाओ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और सेम टाइप का मिलेगा, कुछ घुमाता नहीं है वो इस क्वेश्चन में। आगे चलो, नेक्स्ट हम चलते हैं। आपसे पूछा है इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इनकरेक्ट पूछा है, तुम सही वाले देख लो, जो गलत दिखे उसको मार्क कर देना। अब एटॉमिक रेडियाई क्या है कि मैम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो साइज बेसिकली बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस, राइट। अब अपने को देखना गलत कौन सा है, देखें एक बार, चलो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना, अगर मान लो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम ये देख लो कि ये जो एलिमेंट है ना वो उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। जैसे मुझे पता है मैग्नीशियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, बेटा मांगे कार सेंट्रो में, बेरिलियम के नीचे। उसके बाद आता है बोरोन वाली फैमिली, उसके बाद आता है कार्बन वाली फैमिली, और फिर आता है हमारा आगे नाइट्रोजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दोगे। देख रहे हो आप लोग, है ना। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या है, घटता है, और डाउन द ग्रुप साइज क्या है, बढ़ता है। ये समझ में आया? हाँ जी, 15 बच्चे। यस मैम। तो अब चेक कर लो, ऑक्सीजन देखो सबसे पीछे आएगा, बिल्कुल ठीक है मैम। उसके आगे आएगा कार्बन। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा ना, और फिर एल्यूमिनियम का। ये तो बहुत सिंपल था, ध्यान से देखो, तो सिंपल था, हो जाएगा हाँ कि नहीं। ये वाला देखो ना एक बार, एल्यूमिनियम कहाँ पे आ रहा है, मैं पूरा बता रही हूँ, हाँ सी ही इसका आंसर है बेटा, लेकिन एक बार पूरा देख लो आप लोग। हटा दो इसको, ये वाला हो गया ना। चलो चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला,
फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो फ्लोरीन का देखो सबसे कम है, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे बोरोन और एल्यूमिनियम। ये भी सिंपल था, तो बी तो नहीं आएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। सी देख लो, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, बैंगन के नीचे आलू यानी कि एल्यूमिनियम आता है, बोरोन के नीचे, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, बेरिलियम का ज्यादा बता रखा है तो गलत हो गया ना भाई, बेरिलियम का तो पीछे आएगा, मैग्नीशियम का यहाँ पे पहले आना चाहिए ना बेरिलियम से, तो है ना। बोलो क्या कहते हो। अगर तुम्हें ये भी चीज पता है ना डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो भी ये सवाल हो चुका है। दिस इज इनकरेक्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं, जिसने सी बोला था उसका ठीक है ये बात। बोलो सो गए क्या, हो जाएगा ना ये। यस मैम। अगर तुम्हें ऐसे ही आएंगे सवाल, जरूरी नहीं है कि हमें एक एक चीज ये भी मैम ये भी पता होना चाहिए वो भी नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आराम से बना लोगे तुम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वाला देख लो एक बार, इसमें क्या होगा, काशी गए शिव पार्वती, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है, तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का है, फॉस्फोरस का है, क्लोरीन और फिर आपका फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन जो था गलत है, आपको गलत ही बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पता है ना, पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा, बढ़ते से घटते, बड़े से छोटे की तरफ जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, समझे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जहां पे भी आपको लगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो, मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम चुप करके बैठे हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले तो ये बताओ, कोई बात नहीं मैं एक और दिन भी ले लूंगी इस चैप्टर को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो तो आना ही चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। yes, वो स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है मैम, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 में से 2 गए। ठीक है, सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितना प्लस कर रहे हो उतना ही माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन। सौम्या, रविंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रही हूँ। यस मैम। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ही ये नहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर मुझसे, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब वो बोल रहा है कि रेडियाई, देखो बेटा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रही हूँ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना रेडियाई उसका आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रेडियाई उसका आयनिक रेडियाई कम होगा। दिस इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, एक तरीका है याद रखने का, जो कि तुम सिर्फ किस पे लगाओगे, किस पे लगाओगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे लगाओगे। ठीक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, साइज उसका छोटा होगा, तो इसका 12 है एटॉमिक नंबर, 11 इसका, 9 और इसका 8, तो सबसे ज्यादा साइज छोटा मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो ये ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट में बताया था, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, नेगेटिव में मोर नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्योंकि वैसे तो ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी लेना चाहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, फ्लोरीन नहीं होता है बेटा। क्लोरीन इसलिए होता है क्योंकि उसके पास 3p वाली ऑर्बिटल है, जबकि फ्लोरीन के पास 2p है, 2p स्मॉलर इन साइज देन 3p। तो एक बात बताओ, 2p में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और 3p में भी है, तो अगर तुम्हें मान लो बाहर से इलेक्ट्रॉन तुम ऐड गेन करा रहे हो 2p में, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भीड़म भाड़ हो जाएगी, राइट। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो उसको, उसमें क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी।
तो जो फ्लोरीन है ना वो लेना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है जितना क्लोरीन लेना चाहता है। तो इसीलिए क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से 3p ऑर्बिटल का वो आसानी से एकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब आपको साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो क्लोरीन की होती है ग्रुप नंबर 17 में, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 एक ऐसा ग्रुप है जहां में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, राइट। लेकिन फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें शायद पी ब्लॉक में भी बताया था, है ना, ग्रुप नंबर 17 में। ऐसे तुम्हें ग्रुप नंबर 16 की भी पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। ग्रुप नंबर 16 का ये ऑर्डर होता है सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहता है खुशी खुशी, इसलिए वो सबसे पीछे आता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। द मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। देखो भाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही होता है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। अगर साइज इंक्रीज होना चाहिए तो ऑर्डर ये आना चाहिए। ये मैं आपको ग्रुप 13 में पढ़ाऊंगी वैसे तो, ठीक है, फिर भी अब दे दिया तो यहाँ पर देख लो। लेकिन होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है, गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से भाई साहब शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है उसका बहुत ही बेकार। डी वाले में भर गया ना, एल्यूमिनियम में नहीं है ऐसा, डी वाले में है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से तुम्हें पता ही है क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना, ये सुनो। क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट बेकार है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी या कम होगी, तो मुझे बताओ। जो अंदर इसको प्रोटेक्ट, इसके जो बॉडी गार्ड है इस इलेक्ट्रॉन के, वो तो क्या है, बेचारे खुद ही अपना ध्यान नहीं रख सकते, इसका क्या ध्यान रखेंगे। तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम देखने को मिलता है। तो पहली वाली स्टेटमेंट अपनी गलत है, ठीक है। लेकिन आयनिक रेडियस में ऐसा नहीं है, आयनिक रेडियस में बिंदास चलता है, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता है और गैलियम का साइज बढ़ता है। वो सिर्फ कोवेलेंट रेडियस तुम्हें दे दिया जाए, मेटेलिक रेडियस दे दिया जाए, उसमें ये चीज ध्यान रखनी। आयनिक रेडियस में तो बिंदास जो हम पढ़ते हैं वही होगा, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा ठीक है, इसको मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगी व्हेन वी विल डू ग्रुप नंबर 30, ठीक है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, व्हाई एल्यूमिनियम हैज हायर मेटेलिक रेडियस देन गैलियम, ठीक है, ड्यू टू इन गैलियम ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसलिए। सो गए क्या? यस मैम। सोना तो नहीं है पीर बख्श, जगना है। तुम ऐसे कैसे चलेगा? पी ब्लॉक वैसे ही आते हो तुम लोग, सो ही जाते हो, नींद आ जाती है तुम लोगों को पी ब्लॉक का नाम सुनते ही। फिर क्या करोगे तुम ग्रुप 13-14 करके, छोड़ दो, हैं, छोड़ दो फिर। कहीं मैं करवाऊं, मैं तो कराती रह जाऊं और तुम तो सो रहे हो कैमरा बंद करके, अरे मैम दिमाग का दही हो रहा है। चलो आओ 6th क्वेश्चन पे आओ। ABCD करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, है ना। बहुत क्वेश्चन है, देखना कितने क्वेश्चन दे दिए तुम्हारी मैडम ने। एक और लेक्चर जाएगा इस पे।
एक काम करेंगे, जितने अभी कर लेते हैं 10-1 मिनट में जितने होते हैं, बाकी हम लोग पेपर डिस्कशन होगा ना उसके बाद ही कर लेंगे फटाफट, क्या कहते हो, है ना? चलो, तो 1:2:2p3 किसका है? नाइट्रोजन का है, ये अपना ऑक्सीजन है, ये अपना फ्लोरीन है, और ये अपना कौन है बताओ भाई? कार्बन है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन भैया जी होते हैं, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर आपका ए, फिर डी। सिंपल था क्वेश्चन बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिशन एन इलेक्ट्रॉन टू न्यू, अब ये मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, पेपर डिस्कशन में, प्रोसेस ऑफ एडिशन एन इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल गैसेस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज दिस करेक्ट? नहीं मैम, हमेशा एक्सोथर्मिक हो ये जरूरी नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है ना, क्योंकि न्यूट्रल गैसेस एटम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताया था ना, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एंडोथर्मिक, डिपेंड किस पे करता है बताओ भाई? नेचर ऑफ एलिमेंट पे। अब ऐसे मत बोलना मैम आपने तो बताया ही नहीं, बहुत डिटेल में बताया था मैंने डिस्कशन में, तो ये गलत है। आपसे पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है ना, तो ए तो इनकरेक्ट है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हाँ ये ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि उसमें हम तुम हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की कम होती है, ये भी आया था अपने मेजर और उसमें मॉक टेस्ट में। ये 1:2s2 है, ये 1:2s2 है, तो इसका ज्यादा होगा ना पेनिट्रेशन पावर की वजह से, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो देख लो कोई आ गया क्या आंसर? अच्छा, ई आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कह रहे हैं कि कार्बन की 2.5 है CH4 और CCl4 में, ये गलत है ना, क्योंकि CH4 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, CCl4 में है ना। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है इस पे, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, खींचने की पावर इसमें ज्यादा होगी, तो दोनों की सेम तो नहीं आएगी फॉर श्योर। लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्या? गलत, गलत है ना, कौन है उससे ज्यादा तो पॉजिटिव? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब है, राइट। तो ई वाला भी अपना क्या हो जाएगा? गलत। पेशेंस के साथ करना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक ही होंगे, गलत नहीं होंगे। कर लोगे? यस मैम। 8वां सवाल, एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट। देख लो, ऐसा कौन सा इकलौता ऐसा है जो बेसिकली तुम्हें अलग सा दिखाई दे रहा है, सेम पीरियड में नहीं होगा? याद है ना? कौन सा बेटा? प्लेटिनम, मैम पैलेडियम। पैलेडियम, ये याद है ना तुम लोगों को? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, है ना, और अपना आयरन रूट गया, ओसम, ठीक है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो अपने पास इंडियम ये रहा, ओस्मियम ये रहा, प्लेटिनम ये सेम पीरियड के हैं, पैलेडियम जो है अलग पीरियड का है, तो इसीलिए इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, ठीक है, ये वाला करते हैं, बस ये लास्ट है, बाकी फिर मैं जब पेपर डिस्कशन कराऊंगी ना 6-7 रह गए तब कर लेंगे। देखो, एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट वाला ये है ना, वो कह रहे हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जैसे अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात कर लूं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो गलत है। यस मैम, गलत है। एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स तो बेसिक इन नेचर के होते हैं, तो गलत है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब जो आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर वो कहते हैं एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्सट्रीम राइट, ये बिल्कुल ठीक है, क्या कहते हो? ठीक है, वो एसिडिक इन नेचर। तो आप लोग ध्यान रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं
वो बेसिक इन नेचर होते हैं। थोड़ा क्योंकि और भी चीजें बतानी है मेरे को, तो एक और उसमें हम कर लेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, उसके अलावा और क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा, वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। जिसको भी फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लीजिएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, यानी कि अलोंग द पीरियड। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका तो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, बाकी 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे अलोंग विद द पेपर डिस्कशन सेशन। ठीक है, तो कल क्लास तुम लोगों की नहीं ले रही हूँ फिर।